हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं मांग वक्र की और मांग के नियम की। मांग वक्र की थोड़ी बहुत बात हम लोगों ने पहले भी की थी, जब हम लोगों ने जो सीमांत उपयोगिता है उसके नियम से समझा था, क्योंकि वो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का जो नियम था कि जो डिमांड कर्व है, जो मांग वक्र है, उसका स्पष्टीकरण हम लोगों ने ढूंढा था। किससे ढूंढा था स्पष्टीकरण? कब ढूंढा था, कैसे ढूंढा था? क्योंकि जैसे जैसे हमारी सीमांत उपयोगिता है वो घटती चली जाती है, इसका मतलब अगर मुझे किसी भी वस्तु की एक और इकाई का उपभोग करना है तो उस इकाई के लिए मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार नहीं रहूंगा जितना मैंने पहले दिया था। क्यों? क्योंकि मेरे लिए अगली इकाई उतनी उपयोगी ही नहीं है ना। और इसी वजह से क्या हो जाता है, मांग वक्र पर हम लोग किसी भी वस्तु की और ज्यादा मांग तब करते हैं जब उसकी कीमत भी कम हो जाती है, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत स्तर पर मेरे लिए क्या हो रहा है कि उसका उपयोगिता कम हो रही है, तो मैं उसके लिए कम पैसे भी देना चाहूंगा। ये हम लोगों ने बात की थी, लेकिन अभी हम लोग मांग वक्र को ज्यादा अच्छे से थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। और होता क्या है, अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उसमें क्या हम लोगों ने एक बहुत अच्छी चीज पता कर ली अभी तक, और वो ये थी कि इष्टतम बंडल क्या होगा। इष्टतम बंडल मतलब ऑप्टिमल जो भी सेट चाहिए होगा किसको, कंज्यूमर को, उपभोक्ता को, वो कैसा होगा। और हम लोगों ने कैसे माना ये, हमें उपयोगिता पता चल गई और साथ में बाजार में उन वस्तुओं की कीमतें पता चल गई। तो हम लोगों ने वहां से बजट रेखा बना ली और साथ में हम लोगों ने अनधिमान वक्र बना लिए थे। वहां से हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। अब मांग वक्र की जो बात आती है, तो मांग में देखिए किसी वस्तु की कितनी मांग होगी, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला तो है अन्य वस्तुओं की कीमतें। क्या है? अन्य वस्तुओं की कीमतें। दूसरा फैक्टर आता है उपभोक्ता की आय कितनी है, उसकी आमदनी कितनी है। और तीसरी बात आ जाती है कि उपभोक्ता की अभिरुचि कैसी है, उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैसे हैं, उसका अधिमान कैसा है। और ये तीन फैक्टर्स हम लोग अभी मानते हैं। और इसके बाद से एक और फैक्टर है, और वही फैक्टर हमारी मांग वक्र के लिए महत्वपूर्ण रहता है। क्यों? क्योंकि हम इन सभी को स्थिर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कि ये तीनों ही अपरिवर्तित रहें तब क्या स्थिति होगी, किसके साथ? उस वस्तु की कीमत के साथ, और उस वस्तु की कितनी क्वांटिटी, कितनी मात्रा की मांग होगी। इसका जो रिलेशनशिप आता है, इसका जो संबंध आता है, वही हम लोग मांग वक्र बनाते हैं उसी को देख करके, और मांग का नियम भी उसी पर आधारित होता है। तो अभी आपको समझाता हूं मैं अच्छे से, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि कौन कौन से और फैक्टर्स भी हैं और कौन कौन से कारक हैं। देखिए, अब मैं पहले तो इन कारकों को समझा देता हूं। अन्य वस्तुओं की कीमतें, मुझे मार्कर खरीदना है और अगर इंक बहुत ज्यादा महंगी हो जाए तो मैं मार्कर नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मुझे लगेगा मैंने खरीद लिया, उसके बाद से फिर मैं इंक तो इसकी रिफिल करा ही नहीं पाऊंगा। जैसे इसका उदाहरण भी आपको देखने को मिलता है। हमारे देश में अच्छी नियत से सरकार ने अच्छी नियत से उज्ज्वला स्कीम लेकर के आए। कौन सी स्कीम लेकर के आए? उज्ज्वला। उज्ज्वला में बहुत सारे निर्धन गरीब परिवार थे जिन लोगों को गैस सिलेंडर फ्री में दिया गया, और यह सोचा गया कि एक बार जब उन लोगों की आदत अच्छे ईंधन पर खाने बनाने की हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी गांव में महिलाएं हैं, वो गोबर होता है जिसको हम लोग, उसके कंडे बनते हैं, कंडे बोला जाता है हमारे यहाँ पर, आपके यहाँ हो सकता है कुछ और बोला जाता हो, तो उसको भी जला करके ईंधन की तरह से प्रयोग किया जाता है। लकड़ियों को जलाते हैं, जंगल से लकड़ियां लेकर के आते हैं। तो ये सारा जब काम गांव की महिलाएं कर रही होती है तो वो बहुत रिस्की हो जाता है, और साथ में उससे जो धुआं उठ रहा होता है उससे उसकी आंखों की रोशनी भी जा रही होती है, और साथ में इमीडिएट पोल्यूशन उनको मिल रहा होता है, जिससे उनकी एवरेज एज भी कम होती है और उनको काफी असुविधाएं भी होती हैं। तो वो मद्देनजर रखते हुए सरकार एक योजना लेकर के आई कि सारे लोगों को हम सिलेंडर दे दें। क्या दे दें? गैस सिलेंडर फ्री में दे दें। और एक बार जब गैस सिलेंडर आपको मिल जाएगा और आपके अच्छी तरह से खाना बनाने की आदत पड़ गई, तो फिर आप फिर से खुद से गैस क्या करा लोगे? रिफिल कराने लगोगे। ऐसा सोचा गया, लेकिन परिणाम क्या निकला कि लोगों के लिए गैस खरीदना अभी भी इतना मुश्किल रहा कि बहुत सारे लोगों ने दोबारा कभी सिलेंडर को गैस ली ही नहीं, उसकी फिर से रिफिलिंग कराई ही नहीं। तो यहां पर क्या हो जा रहा है कि कितनी गैस सिलेंडर्स की मांग होगी, ये इस बात पर भी निर्भर कर रहा है कि गैस का दाम कितना होगा, है ना। तो वो अगर हम लोग गैस सिलेंडर की मांग का वक्र बनाएं तो वो इस बात पर भी निर्भर करेगा। इसलिए अन्य वस्तुएं ऐसी होती हैं जिस पर ही निर्भर कर जाता है। जब दो वस्तुओं का आप एक साथ प्रयोग कर रहे हो तो वो पूरक वस्तु हो जाती है। और एक होता है कि आप स्थानापन्न होती है। स्थानापन्न में क्या होता है? मुझे कोको कोला पीने का मन है, हालांकि मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता, कार्बोनेटेड तो बिल्कुल नहीं पीता, लेकिन फिर भी एक उदाहरण दे रहा हूं कि मान लीजिए मेरा कोको कोला पीने का मन है और पेप्सी बहुत सस्ती हो गई, तो फिर मैं पेप्सी पी सकता हूं, है ना, क्योंकि एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं काफी हद तक। और इस तरह की जब चीजें हैं और उनके दाम हम लोग मान लें कि जैसे हैं वैसे बने हुए हैं,
बाकी जो भी वस्तुएं हैं उनके दाम नहीं परिवर्तित हो रहे हैं। फिर दूसरी चीज कि मेरी जो इनकम है, एक मैं उपभोक्ता हूं, मेरी जो इनकम है वो भी कैसी है, कांस्टेंट बनी हुई है, चेंज नहीं हो रही है। और तीसरी चीज कि मेरी रुचि और अधिमान, मतलब हो सकता है कि आज से 10 साल पहले मुझे कोई एक बाइक अच्छी लगती हो, आज मुझे वो बाइक नहीं अच्छी लगती। तो पिछले इतने सारे समय में क्या हुआ है, मेरी बहुत सारी रुचियां जो थी वो बदल गई हैं, मेरे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल गए हैं। उम्र के साथ भी बदलते हैं, आप जिस समाज के साथ रह रहे हैं उसके साथ भी बदलते हैं, आपके अपने व्यक्तिगत अनुभवों के साथ बदलते हैं, आपकी आवश्यकताओं के हिसाब से बदलते हैं। लेकिन हम लोग जब भी मांग वक्र बना रहे हैं, इन सारी चीजों को क्या मान लेते हैं कि कुछ परिवर्तित नहीं हो रहा। जो मेरी अभी अभिरुचि है वो थोड़ी देर के लिए बनी रहेगी जब हम लोग मांग को अध्ययन कर रहे हैं, किसके सापेक्ष, किसी वस्तु की कीमत के सापेक्ष। अब कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पे हम अन्य वस्तुओं की मांग कर रहे हैं, अन्य वस्तुओं की बात कर रहे हैं। मतलब मुझे मांग करनी है मार्कर की, और यहां पर मैंने बात की थी किसकी, इंक की, मार्कर की बात नहीं की। आप समझे ना। और अगर मार्कर की ही कीमत की बात की जाए तो उसी वस्तु की कीमत की बात हो रही है जिसकी मांग का हम अध्ययन कर रहे हैं। अब यहां पर एक जो चीज आती है वो है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, है ना। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, मान लीजिए अभी आपको बहुत ब्रीफ में बता रहा हूं, अभी ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए मान लीजिए कि ये हमारा, इसी पर मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूं। इस तरफ हम लोग बनाते हैं प्राइस, क्या बनाते हैं, पी से बोल देते हैं प्राइस, और ये कीमत है, किसकी कीमत है, उस वस्तु की जिसकी मांग का हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं। और इधर क्या आती है, इधर आ जाती है कि उस वस्तु की कितनी मात्रा हम खरीदेंगे, क्यों है, क्यों मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी बोले तो मात्रा, तो वस्तु की कितनी मात्रा हम लोग खरीदने वाले हैं इसकी बात करते हैं। अब ये समझिए यहां पर मुझे आपको फंक्शन पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। फंक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं फलन, क्या बोलते हैं, फलन। गणित में कक्षा 10 में 9 में कभी कभी आया होगा, लेकिन कक्षा 11 में ठीक से आता है। तो जिन लोगों की गणित नहीं है उनके लिए मैं थोड़ा सा पढ़ा दूंगा, बहुत आसान चीज है, कठिन नहीं है। हमारे लिए जितना काम का है वो तो बहुत ही आसान है। तो यहां पर क्या होता है कि अब कोई वस्तु है, यहां पर उसका प्राइस कितना है, 0 है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हैं उसका प्राइस, उसकी कीमत क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और हम लोगों ने मांग वक्र थोड़ा तो देखा ही हुआ था, उसमें हमें क्या समझाया था कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैं उसकी कितनी मात्रा की मांग करूंगा वो मैं कम करता जाऊंगा। समझ रहे हैं आप, क्यों कम करता जाऊंगा, क्यों, क्योंकि वो मेरे लिए महंगी होती जा रही है। तो हो सकता है कि उतने ही रुपए में मैं कुछ और चीज खरीद लूं जो मेरे लिए ज्यादा उपयोगी हो जाए। आप समझ रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि जैसे, और ये सिंपल लॉजिक भी है, अभी सिंपल लॉजिक से हम लोग इकोनॉमिक्स में कैसे उसको डिराइव करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन आमतौर पर क्या हो जाएगा कि कोई भी वस्तु है उसकी जो मांग है ना अलग अलग कीमत पर, यहां पर मान लीजिए 50 रुपए है, यहां पर मान लीजिए 10 रुपए है, तो 10 रुपए पे तो आप उसकी इतनी कीमत की डिमांड कर रहे हो, कितनी की, यहां से लेकर के यहां तक, है ना, ये बिंदु आ गया। और जब 50 रुपए है तो आपको सिर्फ इतनी ही खरीदनी है, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि जैसे जैसे आप वस्तु महंगी करते जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो जाता है, उसकी मांग कम होने लग जाती है। अरे बहुत आसान है, आप सारे लोग सब्जी खरीदने जाते होंगे, कई बार ऐसा होता है, घर से आता है, मैं छोटा था तो मैं सब्जी लेने आता था तो मेरी माँ हमेशा ऐसे बोला करती थी कि आलू इतना ले लेना, ये इतना ले लेना, ये इतना ले लेना, और अगर ये इतने रुपए के मिले तो ले लेना, नहीं तो मत लेना। समझ रहे हो। तो उसमें क्या होता था, हमेशा ऐसा रहता था कि अरे मैं सोचता था ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि उनको रहता था, दिमाग में उनके ये चलता था कि हाँ इतने पैसे की आ जाएगी तो ले आना, इससे ज्यादा क्यों तो खरीद के मत लाना, तो कुछ और ले लेंगे। समझ रहे हो। तो जैसे ही कीमत बढ़ जाती है वैसे हम क्या कर देते हैं, उसकी मांग कम कर देते हैं। तो आमतौर पर हम सारे लोग इस तरह की चीजें देखते हैं, जितने भी गुड्स है, अभी हम लोग उसमें भी देखेंगे, दो तरह के सामान होते हैं, दो तरह की वस्तु हम लोग मानते हैं, गिफ्ट गुड्स होते हैं, वो अलग होता है थोड़ा सा। यहां पर आप ये समझिए, तो जैसे इसका क्या हो जाएगा, दाम बढ़ेगा, वैसे वैसे मांग क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। देखिए इधर क्यू ज्यादा है इस डायरेक्शन में, और उल्टा आप आ रहे हैं तो उतना ही क्यू कम होता जा रहा है, मात्रा कम होती जा रही है। और ऊपर क्या है, प्राइस ज्यादा है, कीमत ज्यादा है। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे आप यहां से वापस आते जा रहे हैं। देखिए तो वापस आते जा रहे हैं, इसका मतलब इस दिशा में आ रहे हैं, तो इस दिशा में आ रहे हैं मतलब क्या हो जा रहा है, क्यू घटता जा रहा है। तो देखिए मांग का नियम क्या बोलता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बताया था कि मांग का नियम या लॉ ऑफ डिमांड हमारे अर्थशास्त्र में सबसे ज्यादा मूलभूत नियमों में से एक है। और इसका मतलब क्या है कि अगर अन्य वस्तुओं की कीमतें उपभोक्ता की कितनी आय है और उपभोक्ता की अभिरुचि, उसकी जो रुचि है, उसके अधिमान है, उसको आप फिक्स्ड मान लें कि वो नहीं बदल रहा है। क्या नहीं बदल रहा है, ये चीजें नहीं बदल रही है, ये तीन चीजें हैं। उस स्थिति में किसी वस्तु की कीमत
और उस वस्तु की मांग, इनके बीच में एक संबंध होता है। अलग अलग कीमत पर आप अलग अलग तरह की मांग आएगी। क्या आएगी? अलग अलग तरह की मांग आएगी उस वस्तु के लिए। तो उस वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांग में, तो जब हम लोग इसको इंग्लिश में देखते हैं तो हम लोग इसको मांग की जगह क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या हुआ कि उस वस्तु की कितनी मात्रा की मांग होगी। ठीक है, वस्तु की मांग और वस्तु की मात्रा की मांग में थोड़ा सा अंतर है, आपको समझा दूंगा। देखिए, वस्तु की मांग तो इन सारे फैक्टर्स पर भी डिपेंड कर रही है। किस पर? इन सारे चीजों पर। और वस्तु की मात्रा की मांग की हम तब बात कर रहे हैं जब ये सारे फैक्टर्स, ये सारे कारक कैसे हैं? फिक्स्ड है, नहीं बदल रहे हैं। तो उस स्थिति में अगर इतना प्राइस है तो आप इतनी मांग कर रहे हो, यहां पर प्राइस आ गया तो आप इतनी मांग कर रहे हो, यहां पर प्राइस आ गया तो आप इतनी मांग कर रहे हो, यहां पर आ गया तो आपने देखा कि हम लोग यहां तक की मांग कर रहे थे। तो जैसे जैसे प्राइस कम होता जा रहा है आपकी मांग बढ़ती जा रही है। प्राइस कम हो रहा है, मांग बढ़ रही है। प्राइस कम हो रहा है, जितनी मात्रा की आप मांग कर रहे हो वो बढ़ता जा रहा है। समझ है ना? उल्टा रिलेशन है, प्राइस कम तो क्वांटिटी की मांग ज्यादा, प्राइस ज्यादा तो क्वांटिटी की मांग कम, यानी कि एक उल्टी रिलेशनशिप है। कैसी है? उल्टी है, उल्टा संबंध है। उल्टा मतलब समझे? नकारात्मक संबंध है। यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। समझे? कीमत बढ़ेगी तो कितनी मात्रा की मांग करोगे, कम हो जाएगा। सबको समझ में आ गया होगा। इतना आराम से इसलिए समझा रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बार हम इसको यूज करेंगे। अगर यहां पर क्लैरिटी नहीं रहेगी तो थोड़ा सा दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें एक बात समझिए, यहां पर हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? कितनी मांग आप करोगे, कितनी मात्रा की मांग करोगे, किस चीज से डिराइव करा रहे हैं? प्राइस से। तो एक चीज होती है जो होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। एक होता है निर्भर। तो यहां पर जो प्राइस है ना वो है इंडिपेंडेंट। कैसा है? आजाद है। क्यों? क्योंकि हम बता रहे हैं कि प्राइस अगर इतना है तो क्या हो जाएगी, मांग कितनी होगी। तो जो हम क्यूडी निकाल रहे हैं ना, ये बता रहे हैं तब जब हमें प्राइस मालूम है। समझ रहे हो? तो हम कितनी मात्रा की मांग करेंगे हम कब बता रहे हैं? जब हमें पहले से कीमत दे दी गई, जब हमें पहले से प्राइस दे दिया गया। तो क्यूडी है वो क्या हो गया? एक तरह से डिपेंडेंट हो गया, निर्भर हो गया। आत्मनिर्भर नहीं है, ये आजाद नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। तो ये हमारा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या हो गया? डिपेंडेंट। अब इसी को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? निर्भर है ये। ठीक है। और ये जो है वो आजाद है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ऐसा मैंने आपको क्यों बताया? ये क्यों बताया? ये इसलिए बताया क्योंकि गणित आप सारे लोगों ने पढ़ी है, कक्षा 10 तक तो पढ़ी हुई है। कक्षा 10 तक में हम लोगों ने कुछ फलन भी देखे थे। अब मान लीजिए y इज इक्वल टू कुछ भी हो, x धन 3 है। ठीक, तो इसमें हम लोग कहते थे कि x जो है वो हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x, y और x दोनों ही क्या है? चर है। लेकिन एक ये जो चर है वो निर्भर नहीं है, ये इस पर y की जो मात्रा वो डिपेंड कर रही है। y का जो मान है वो x पर निर्भर कर रहा है। और हम लोग जब गणित पढ़ते हैं ना, अभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन आप समझिए गणित में y अक्ष हमारा ऊपर होता है और x अक्ष जो है वो हम लोग ऐसे क्षैतिज दिशा में बनाते हैं। तो ऊर्ध्वाधर जो हमारा अक्ष होता है वो कौन सा होता है? y, और क्षैतिज दिशा में कौन सा होता है? x। ये हम लोग एक तरह से ट्रेडिशन है, रीति रिवाज है, परंपरा है। गणित में इस तरह की परंपरा हम लोग देखते हैं। तो आप यहां पर जो समझने की बात है वो समझिए। y हमारा कैसा है? डिपेंडेंट है। y हमारा निर्भर है। यहां पर हमारा p जो है वो इंडिपेंडेंट है। समझ गए? यानी कि अर्थशास्त्र में और गणित में ये हम लोग थोड़ा सा अलग करते हैं। अर्थशास्त्र में जो हमारा ऊर्ध्वाधर अक्ष है वो हम लोग कैसा मानते हैं? इंडिपेंडेंट। कैसा मानते हैं? इंडिपेंडेंट। वो आजाद है, वो चर आजाद है। लेकिन गणित में हम लोग उसको डिपेंडेंट मानते हैं। तो आप सारे लोगों ने गणित पढ़ी है पहले, अर्थशास्त्र इतने अच्छे से पढ़ा नहीं है। कक्षा 12 में आप लोग अभी पहुंचे हैं। तो कक्षा, अगर आप जिन लोगों की मैथ्स नहीं है, कुछ लोगों की अर्थशास्त्र गणित भी रहती है, जिनकी नहीं है उन लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो क्यू डी है ना, क्वांटिटी डिमांडेड, वो कैसा है? वो आप निकाल रहे हो जब आपको पी दिया गया। तो पी आपको पहले दिया गया तो पी आत्मनिर्भर है, पी इंडिपेंडेंट है। लेकिन क्यूडी इंडिपेंडेंट नहीं है, क्यूडी डिपेंडेंट है। बट यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर वाई क्या हो रहा है? समझ रहे हैं आप? y कैसा है? y जो है वो है आपका डिपेंडेंट और x है इंडिपेंडेंट। तो ये हम लोगों ने बात की। अभी इसमें फलन क्या होता है, कैसा क्या होता है, उसकी हम लोग बात करेंगे। लेकिन मांग का आप नियम समझ लीजिए। मांग का नियम क्या हो गया? मैं बहुत आराम से समझाता हूं। ये तीन कारक जब फिक्स हैं, अपरिवर्तित हैं, उस स्थिति में किसी वस्तु की कीमत और उस वस्तु की कितनी मात्रा की मांग होगी, इनके बीच के संबंध को ही मांग का नियम कहते हैं। और इस मांग के नियम से हम देखते हैं
कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस वस्तु की मात्रा की मांग कम होती जाती है। आप उस वस्तु की कम मात्रा की मांग करना प्रारंभ कर देते हैं और इसी को हम लोग मांग का नियम कहते हैं।